हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एक टॉपिक के बारे में, डिजीज साइकिल के बारे में, जो कि आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सीएचओ की जो स्पेशल सीएचओ क्लासेस लगाई गई है आपके लिए, उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दे और आग की तरह इसे फैला दीजिए कि बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, सूरज ढले सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है और शिखर के शोहरत के शिखर को पाने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है, घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को होती तो है ठोकरों से बहुत सारी तकलीफ, मगर ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। इसलिए आप कभी भी आपके जीवन में अगर कोई संघर्ष आता है तो आप उससे घबरा कर भागिए नहीं, क्योंकि संघर्ष होता है वही आपके जीवन के असफल में असफलता, जो आपका जीवन में और संघर्ष है वही जाकर के आपके जीवन को सफल बनाता है। तो कभी भी आपको संघर्ष से भागना नहीं है, संघर्ष से आपको हमेशा डट करके उसका मुकाबला करना है। और डट करके आप अगर संघर्ष से अपना मुकाबला करते हैं तो आपकी जीत निश्चित होती है। तो आपके अपने जीत को, लक्ष्य को पाने के लिए जो रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं, लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। तो आपको अपना सेल्फ मोटिवेटेड होकर के अंदर से एक आवाज, जो जुनून के साथ में जज्बा पैदा कर करके आपको एक नर्सिंग ऑफिसर या जो भी आपका गोल है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का, उसको आपको अचीव करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाकर के झंडे गाड़ने हैं। तो अपन बिना समय गवाए टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि डिजीज साइकिल क्या होती है। डिजीज का मतलब अपन ने कल पढ़ा था, हेल्थ पढ़ी थी कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ होती है वो कंप्लीट फिजिकल मेंटल स्टेट होती है एंड सोशल स्टेट होती है, जिसमें कि किसी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मिटी और इलनेस नहीं होती है। तो ये डिजीज की डेफिनेशन थी। इसके बाद में बात करते हैं कि डिजीज के बाद में डिजीज किसे कहेंगे। तो डिजीज का मतलब था कि अगर किसी भी तरीके का कोई डेविएशन हो जाता है नॉर्मल हेल्थ से, कोई अगर किसी पर्सन की नॉर्मल हेल्थ से डेविएट होकर के दूसरी कंडीशन में जाता है तो उसे कहा जाता है डिजीज के नाम से जानते हैं। अब डिजीज पढ़ लिया अपन ने, डिजीज के लिए कल देखा था, थ्योरियां पढ़ी थी कि कौन कौन सी थ्योरी जिम्मेदार हो सकती है, कंसेप्ट क्या था हेल्थ का, डायमेंशन क्या थे हेल्थ के। उसके बाद में अपन ने डील किया है आइसबर्ग फिनोमेना को कि आइसबर्ग फिनोमेना क्या होता है। इसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं कि डिजीज साइकिल को क्या होती है, डिजीज साइकिल क्या होती है और डिजीज साइकिल की कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो डिजीज साइकिल में मेनली 6 स्टेप्स देखने को मिलती है या 6 फेज देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं कि साइकिल, डिजीज साइकिल की जो फेज या स्टेजेस के बारे में, फेज या स्टेजेस ऑफ डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल की कौन कौन सी वो प्रोसेस होती है या कौन कौन सी स्टेज या फेज होती है, उन सभी के बारे में वन बाय वन करके अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि डिजीज की वो कौन कौन सी फेज होती है जिसके द्वारा डिजीज साइकिल कहलाती है वो आगे बढ़ती है। यानी डिजीज को किस कौन कौन सी स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो डिजीज साइकिल आती है उसमें फर्स्ट रोल आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का, और इंक्यूबेशन पीरियड को आईपी के नाम से भी जानते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड की। यहाँ पर या तो डेफिनेशन दे देते हैं और 2-4 इसके जो भी सिम्टम होते हैं, या इंक्यूबेशन पीरियड दे दिया यहाँ पर, या फिर किसी तरीके का कोई कैरियर की डेफिनेशन दे दी। ऐसे करके वहां पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और वहां पर डेफिनेशन लिख दी जाती है और उससे पूछा जाता है कि ये जो डेफिनेशन है वो किसको इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी इसके पूछे जाने की बहुत सी संभावना है। तो इंक्यूबेशन पीरियड को मेनली आपको याद रखना है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है को जो किसी भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करने से लेकर के फर्स्ट जो साइन एंड सिम्टम
डेवलप करेगा, तब तक का जो प्रोसेस या डिजीज या पीरियड होता है, उस डिजीज पीरियड को नाम दिया जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो आपको समझना है यहाँ पर, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक दैट, ये यहाँ पर आपको एक सुंदर सा मानव बना करके मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आपका नन्ना मुन्ना एक बड़ा सा आदमी है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहा है, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, बहुत सारे माइक्रोब्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये जाकर के पर्सन की बॉडी में, अगर मान लीजिए इन बैक्टीरिया ने, कोई पर्सन ने इनहेलेशन कर लिया ड्रॉपलेट के द्वारा, या फिर यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी इंजरी ट्रॉमा हुआ था, या घाव था, या वुंड था, किसी शरीर में कोई इंसिजन लगा हुआ था, उसके थ्रू जाकर के इसने इसको अंदर जाएगा, और जैसे ही पेशेंट की बॉडी में एंटर करेगा, तब से लेकर के जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आएगा, तब तक का जो समय होता है या पीरियड होता है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि टाइम पीरियड बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन द बॉडी एंड डेवलप द साइन एंड सिम्टम, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। अब यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो पर्सन की बॉडी में गए, और पर्सन की बॉडी में जाकर के फर्स्ट जो साइन एंड सिम्टम आएगा, जैसे साइन सिम्टम में क्या आते हैं, कफ हुआ, स्नीजिंग हुई, कपिंग हुआ, फीवर हुआ, ये सभी जो साइन सिम्टम डेवलप होगा, तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आता है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था बॉडी के अंदर जाएगा, वहां से जाकर के उसके बाद जैसे ही अपने मल्टीप्लीकेशन करेगा, मल्टीप्लीकेशन करके अपनी संख्या को दिन दुगनी रात चौगुनी करके बढ़ाता रहता है। उसके बाद में जैसे इम्यूनिटी डेवलप होती, इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होगी तो वो जाकर के अपना इफेक्ट दिखाने लग जाएगा, और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आएगा, उसे इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाएगा। तो जब तक से एंट्री करी और उसके बाद फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आया, उसे इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो यह आपका इंक्यूबेशन है। मैं समझता हूं कि लाइक दैट डिजिटल वाटर की तरह बिल्कुल क्लियर हो चुका है, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आप यहां से अब गलत नहीं कर सकते हैं कि इंक्यूबेशन के पीरियड के बारे में जब भी पूछा जाएगा। अब इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसके बारे में एक और चीज होती है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितने भी दिन का हो सकता है, आवर्स का हो सकता है, या फिर ये डे का हो सकता है, मंथ का हो सकता है, या ईयर तक का भी इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। और ईयर एचआईवी के जो एचआईवी होता है उसमें ईयर तक का भी क्या देखने को मिल सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिल सकता है, क्योंकि एचआईवी जाकर के जैसे बॉडी में एंट्री करता है, उसके कुछ सालों बाद भी जाकर के उसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आता है। तो एचआईवी बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, इसलिए एचआईवी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये मंथ में हो सकता, डे में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, डे, वीक्स, हावर्स। तो हावर्स में भी इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। किसी पर्टिकुलर डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है डे में हो सकता है, वीक में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, या फिर ईयर्स में भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड, अब इंक्यूबेशन पीरियड की एक और खासियत है कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो मेनली कहां पर डिपेंड करता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड आईपी लिखिए, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। पैथोजेनोसिटी, पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी होती है जी। पैथोजेनेसिटी का मतलब देख लीजिए कि पैथोजेनेसिटी क्या होती है, उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि विक्रमानुपाती होता है, इनडायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल रखता है। किससे इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो किससे, पैथोजेनेसिटी के हमेशा विपरीत चलता है। यानी कि अगर देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करिए, इंक्यूबेशन पीरियड है वो पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी को समझने से पहले बात करें कि पैथोजेनेसिटी क्या होती है। तो पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है कि डिजीज प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है, अगर कोई माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है उसे पैथोजेनेसिटी के नाम से जानते हैं। तो पैथोजेनेसिटी का मतलब हुआ है यहां पर डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, किसी भी माइक्रोब्स की जो डिजीज को
प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है, उसे पैथोजेनेसिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए कि पैथोजेनेसिटी किसे कहते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी डिजीज स्प्रेड करने की या डिजीज प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी या एबिलिटी या जो क्षमता होती है, उसे नाम दिया जाता है पैथोजेनेसिटी के नाम से। अब यहाँ पर इसको जो भी एग्जाम्पल इसमें सेट करके देखिए कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो पैथोजेनेसिटी से हमेशा 36 का आंकड़ा रखता है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड अगर किसी माइक्रोब्स की पैथोजेनेसिटी होती है वो ज्यादा देखने को मिलेगी तो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो कम होता है। यानी अगर देखिए मान लीजिए किसी माइक्रोब्स की जैसे इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो ज्यादा है तो उसकी पैथोजेनेसिटी होगी कम देखने को मिलेगी, और अगर किसी माइक्रोब्स की पैथोजेनेसिटी ज्यादा होती है तो उसमें देखने को मिलता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो कम होगा, क्योंकि पैथोजेनेसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से डिजीज स्प्रेड करेगा, और जितनी ज्यादा डिजीज स्प्रेड करेगा तेजी से उतने ही ज्यादा उसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आ जाएगा। तो जैसे फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आएगा इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो कम हो जाता है। तो यहां पर मेनली देखने को मिलता है पैथोजेनेसिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पैथोजेनेसिटी ज्यादा होगी इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा, इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा पैथोजेनेसिटी ज्यादा होगी, पैथोजेनेसिटी कम होगी इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको इंक्यूबेशन और पैथोजेनेसिटी में डील किया जाता है। एक और टर्म आती है कि वायरुलेंस किसे कहते हैं। तो वायरुलेंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ डैमेज, कि किसी भी जो डैमेज था या पैथोजेनेसिटी की वजह से या किसी डिजीज की वजह से कितना बॉडी में डैमेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक और टर्म लिख लीजिए आपकी वायरुलेंस किसे कहेंगे। वायरुलेंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ डैमेज, डैमेज की जो डिग्री होती है कि कब कब कहां पर डैमेज देखने को मिलेगा, इसे वायरुलेंस के नाम से जानते हैं। डिग्री ऑफ डैमेज किसी डिजीज की वजह से कितना डिग्री डैमेज हुआ है, या किसी कोई डिजीज थी तो डिजीज की वजह से उसने बॉडी को कितना डैमेज पहुंचाया है या कितनी क्षति या उसकी नुकसान किया है, उसे वायरुलेंस के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से इंक्यूबेशन पीरियड डील किया है। इंक्यूबेशन पीरियड में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। अब एग्जाम में अलग अलग डिजीज होती है उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं उनकी पैथोजेनेसिटी होती है सबकी अलग अलग होती है। तो सभी डिजीज में इंक्यूबेशन पीरियड जब अपन डिजीज पढ़ाएंगे उस टाइम पे देखेंगे कि जहां पर कम्युनिकेबल डिजीज में इनका इंक्यूबेशन पीरियड सबका एक साथ में अपन डील करके आपको सभी का इंक्यूबेशन पीरियड है वो एक जगह निकाल दिया जाएगा, ताकि आपको इजी वे में आप वहां से उसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद में कि सेकंड स्टेज में क्या होगा। तो यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड आपने अच्छी तरीके से डील कर लिया, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रोड्रमल फेज आएगी जो सेकंड फेज होती है डिजीज साइकिल की, उसे प्रोड्रमल फेज के नाम से जानते हैं। प्रोड्रमल फेज में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो मेनली एसिम्टोमेटिक ही रहता है, कोई ज्यादा साइन एंड स्पेसिफिक साइन सिम्टम इसमें डेवलप नहीं होते हैं। जब तक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे तब तक केस डायग्नोस नहीं होता है। तो यहाँ पर केस होगा अनडायग्नोस्ड ही रहता है क्योंकि इसमें किसी तरीके का कोई पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम नहीं आता है, और जब तक कोई पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम नहीं आता है केस डायग्नोस नहीं होता है। तो सेकंड नंबर पे लिखिए कि यहाँ पर जो फेज होती है वो प्रोड्रमल फेज देखने को मिलेगी। और प्रोड्रमल फेज में क्या होता है, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम होते हैं वो एब्सेंट रहेंगे। तो नो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम, यहां पर कोई भी नो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम, किसी तरीके का कोई भी साइन एंड सिम्टम यहाँ पर डेवलप नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होते हैं। जब स्पेसिफिक नहीं होंगे तो कोई सा, अब जब इंक्यूबेशन पीरियड आ गया तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आ गया, लेकिन फर्स्ट साइन एंड सिम्टम में नॉर्मली सिम्टम आते हैं जैसे नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, हेडेक, बैक पेन, हेडेक, ये ऐसे तरीके के जिससे किसी प्रकार का कोई भी डायग्नोसिस मेक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी का ये कोई भी किसी तरीके का डायग्नोसिस में हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मल होते हैं, हर कोई डिजीज में फॉलो होते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक और फीवर हर डिजीज में आता है, तो इसलिए मेनली जो पर डायग्नोसिस होता है नॉट पॉसिबल
डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल, जो स्पेसिफिक या कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है वो नॉट पॉसिबल, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होगा वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस यहाँ पर नहीं पता लगा सकते हैं, नॉर्मल साइन एंड सिम्टम यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी क्लिनिकल साइन होता है या क्लिनिकल डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड स्टेज में चलते हैं इसके बाद में कि थर्ड स्टेज कौन सी होती है। तो थर्ड स्टेज होती है फैस्टिजियम होगी। फैस्टिजियम में क्या देखने को मिलेगा, अब बात करते हैं फैस्टिजियम की। तो फैस्टिजियम होती है और डिजीज साइकिल की पीक स्टेज होती है, डिजीज साइकिल की पीक स्टेज होगी। यहाँ पर पीक स्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें जो सभी कंफर्मेटरी जो आपके जो मेनली डायग्नोसिस होता है यहाँ पॉसिबल होता है। यहाँ पर क्यों पॉसिबल होगा, यहाँ पर स्पेसिफिक डिजीज के स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम होते हैं, वो साइन एंड सिम्टम होंगे। स्पेसिफिक डिजीज में जो साइन एंड सिम्टम आते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस यहाँ पर पॉसिबल देखने को मिलेगा। यहाँ पर पर्सन का आप क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि पर्सन को कौन सी प्रॉब्लम है, उसका डायग्नोसिस क्या होगा। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है वो पॉसिबल होता है, मैक्सिमम पीक स्टेज होती है। स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पेशेंट कन्फाइंड टू बेड, इसमें पेशेंट होगा वो पूरी तरीके से पेशेंट कन्फाइंड टू बेड, पर्सन होता है पूरी तरीके से बेड रिडन हो जाता है। पर्सन को बेड की या बेड रेस्ट की आवश्यकता होती है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करो। तो फैस्टिजियम का मतलब देखते हैं। फैस्टिजियम होती है वो डिजीज साइकिल की सबसे पीक स्टेज होती है। इसमें जो भी डिजीज होती है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है और जब डिजीज मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है तो उसमें स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम आने लग जाते हैं। और जैसे ही किसी पर्सन की बॉडी में स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम आने लग जाएंगे डिजीज के, तो वहां पर उसका डायग्नोसिस बनाया जा सकता है कि पर्सन को कौन सी डिजीज है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको कि मेनली है उसको हेडेक हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग का, इससे आप कोई भी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपको पता चले कि पर्सन को चेस्ट पेन हो रहा है, उसके बाद में आपने इन्वेस्टिगेशन कराया, ईसीजी करवाई, ईकेजी करवाई या फिर जो भी आपके आइट्रोपिन या टी-ट्रोप करवाया, वहां पर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो वहां पर आपको पता चला है कि इस पर्सन को एमआई है। तो आपने एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस बना दिया है कि इस पर्सन को एमआई है। लेकिन नॉर्मली जो उसका चेस्ट पेन हो रहा था, हेडेक हो रही थी, नोजिया वोमिटिंग, इनसे पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे आपने ईसीजी देखी उसकी, उसके बाद आई ड्रॉप टी ड्रॉप करवाया, तो पता चला कि पर्सन को क्या है, वहां पर एमआई या मायोकार्ड इंफार्क्शन या हार्ट अटैक हुआ है। तो इस तरीके से उसमें क्या देखने को मिला, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम आए। स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम आने के बाद आपने उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन आया, तो आपने एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस बना दिया। अब पर्टिकुलर डायग्नोसिस बनाने के बाद आप उसको उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करने के बाद में आप उसका एनालिसिस करोगे। तो यहाँ पर पेशेंट होता है उसको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होती है, पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, पर्सन को आराम की आवश्यकता होती है। तो इस स्टेज में मेनली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है फैस्टिजियम। और एग्जाम में जो फीवर का जो फैस्टिजियम वाली स्टेज होती है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फीवर में जो फैस्टिजियम वाली स्टेज होती है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें टेम्परेचर होता है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, तो उसे फैस्टिजियम के नाम से जाना जाते हैं। तो जब अपन पायरेक्सिया या फीवर पढ़ेंगे उस टाइम पे उसको अच्छी तरीके से उसकी जो स्टेजेस है पायरेक्सिया फीवर की वहां पर डील करवाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें मैक्सिमम बॉडी का टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम या हाईएस्ट हो जाता है, तो फैस्टिजियम में से ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर की जो स्टेज आती है और उसको नाम दिया जाता है यहाँ पर कि डेफरवेसेंस स्केम होगी, डेफरवेसेंस। फोर्थ नंबर की स्टेज है डेफरवेसेंस।
डेफरवेसेंस फोर्थ नंबर की स्टेज को नाम दिया जाता है डेफरवेसेंस। अब डेफरवेसेंस में क्या होता है, इसमें जो रिकवरी होती है वो स्लो रिकवरी होने लग जाती है। पर्सन होगा इसमें तो क्या होता है, फैस्टिजियम में तो उस पर्सन की बिल्कुल किसी तरीके की कोई भी हालत नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे साइन सिम्टम कम होने लगते हैं डेफरवेसेंस में तो उसकी रिकवरी होती है, स्लो रिकवरी रिकवरी होगी स्टार्ट हो जाती है, रिकवरी स्टार्ट होती है बट स्लो, स्लो रिकवरी होगी, लेकिन रिकवरी होगी वो फास्ट नहीं होती है, स्लो रिकवरी देखने को मिलेगी। अब देखिए इसको समझिए, अगर कोई पर्सन था, अगर किसी को पर्सन को मायोकार्डियल इंफार्क्शन या एमआई हुआ है, आपने आया है आपके हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज हो गया, उसके बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन सब कुछ भेज करके आपने कंफर्म कर लिया उसको एमआई था, उसके बाद में आप उसका ट्रीटमेंट करोगे। उसको आपने पढ़ा हुआ है मोना डार्लिंग और ओनम पढ़ा हुआ है, तो मोना डार्लिंग से मॉर्फिन देना है, ऑक्सीजन देनी है, नाइट्रोग्लिसरीन देना है और एस्पिरिन देना है, लेकिन इसका जो प्रायोरिटी आंसर था वो था ओनम। तो ऑक्सीजन दो सबसे पहले, नाइट्रोग्लिसरीन दो, एस्पिरिन दो, लास्ट में मॉर्फिन देते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉर्फिन क्यों दी जाती है, मेनली इसमें आंसर दो आंसर में आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला आंसर चूज करना होता है तो वो आपको चूज करना है कि वहां पर जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको कम करने के लिए मॉर्फिन देते हैं। सेकंड नंबर पे अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आए तो चूज करना होता है कि पेन को रिडक्शन करने के लिए एनाल्जेसिक के रूप में इसका यूज करते हैं, लेकिन दोनों आएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला आंसर आपको चूज करना होता है कि जो एमआई में ऑक्सीजन की डिमांड थी उसको कम करने के लिए मॉर्फिन दी जाती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डील कराए जा रहे हैं कि डेफरवेसेंस होगा उसमें रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्लो रिकवरी होती है। बाद में जो फिफ्थ स्टेज आती है इसे कन्वालेसेंस कहते हैं। अब फिफ्थ स्टेज के बारे में बात करेंगे कन्वालेसेंस। तो कन्वालेसेंस में क्या होता है, स्लो रिकवरी हो रही थी आपकी डेफरवेसेंस में, लेकिन कन्वालेसेंस में बात करें तो यहाँ पर रिकवरी होती है वो फास्ट हो जाती है और पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं तो अब पूरी तरीके से ठीक हो गया, मैं तो वापस से राजा बन गया हूं। तो यहाँ पर राजा बाबू बन के वो घूमने लग जाता है और कहता है कि मेरे को अब किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है, अगर मेरे को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है तो मैं दवाएं भी नहीं लूंगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ड्रग एड्रेंस देखने को मिलता है, वहां पर पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से एकदम हेल्दी हो गया हूं, स्वस्थ हो गया हूं, तो मुझे किसी तरीके का अब कोई डिजीज से घबराने की जरूरत नहीं है, अब डिजीज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। तो वो जाकर के आपके डिजीज में जो ड्रग्स होती है उनको छोड़ देता है, लेना छोड़ देता है। तो मैक्सिमम जो ड्रग एड्रेंस के चांसेस होते हैं वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं जो फिफ्थ स्टेज थी उसकी, कन्वालेसेंस। फिफ्थ स्टेज की बात करेंगे, फिफ्थ स्टेज में मेनली देखने को मिलता है कन्वालेसेंस। कन्वालेसेंस की बात करें तो कन्वालेसेंस होती है इसमें रिकवरी होती है वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीली हो जाती है, यानी रिकवरी इज फास्ट, बहुत ही ज्यादा स्पीड से रिकवरी होने लग जाती है। बिल्कुल फरारी की सवारी करते हुए यहाँ पर रिकवरी होगी, बहुत ज्यादा स्पीड से होती है, रिकवरी फास्ट होती है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं ड्रग एड्रेंस के, यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन नोट कीजिए, मैक्सिमम चांसेस ऑफ ड्रग एड्रेंस। ड्रग एड्रेंस का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं वापस से शक्तिमान बन गया हूं। तो जैसे पर्सन को लगता है मैं शक्तिमान बन गया तो वो क्या करता है कि वो कहेगा कि मेरे को अब डिजीज में दवा लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेडिकेशन में क्यों लूं जब मैं पूरी तरीके से शक्तिमान बन गया हूं। तो वहां पर वो क्या करता है, ड्रग्स को अवॉइड करने लग जाता है, ड्रग को लेना बंद कर देता है, ड्रग को अवॉइड करेगा तो मैक्सिमम ड्रग फेल्योर के चांसेस देखने को मिलते हैं। तो ड्रग एड्रेंस देखने को मिलेगा, मैक्सिमम चांसेस होते हैं ड्रग फेल्योर के।
ड्रग फेल्योर के सबसे ज्यादा यहाँ पर चांसेस देखने को मिलते हैं कि पर्सन यहाँ पर ड्रग लेना बंद कर देता है। तो इस स्टेज को बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है, इसमें पर्सन होगा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि यहाँ पर वो सबसे ज्यादा क्या गलती कर बैठता है, उसको लगता है मैं पूरी तरीके से हेल्दी हो चुका हूं, तो वो ड्रग को लेना बंद कर देता है। ड्रग फेल्योर के चांसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ड्रग एडरेंस के चांसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो लास्ट स्टेज होती है डिफेक्शन होती है, और डिफेक्शन में क्या देखने को मिलेगा, पर्सन होगा अब पूरी तरीके से पर्सन ठीक है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है, यहाँ पर पर्सन को फ्री हो जाता है इन्फेक्शन से, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। पर्सन को यहाँ पर किसी तरीके का अब कोई इन्फेक्शन नहीं है, पर्सन पूरी तरीके से फ्री हो चुका है, फ्रीडम होकर के अब आजाद पंछी की तरह ये घूम सकता है, क्योंकि इसको किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं है, अब ये पूरी तरीके से शक्तिमान बन चुका है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपके डिफेक्शन में क्या होता है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन से यहाँ जो भी इन्फेक्शन हुआ था पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल में आ गया है। अब पर्सन की बॉडी में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं रहा है, तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं अब जल्दी से, क्विक रिव्यू ले लेते हैं पूरी स्टेजेस का कि डिजीज साइकिल की कौन कौन सी स्टेज अपन ने पढ़ ली है। डिजीज साइकिल की मेनली 6 पेज या 6 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है, सबसे पहली स्टेज है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करने से लेकर के उसके जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आते हैं तब तक का जो समय होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। जितना ज्यादा जिसकी पैथोजेनेसिटी होगी इंक्यूबेशन पीरियड उतना ही कम होगा, जितनी ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होगा उतना ही कम उसकी पैथोजेनेसिटी होगी। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैथोजेनेसिटी के। अब इंक्यूबेशन पीरियड कुछ आवर्स का हो सकता है, डे का हो सकता है, मंथ का हो सकता है, या फिर ईयर तक का भी हो सकता है। इसके बाद में सेकंड फेज पढ़ी थी अपन ने यहाँ पर कि प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज में किसी तरीके का कोई स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम नहीं आता है, केस होता है वो उसको डायग्नोस नहीं कर सकते, क्लिनिकल केस बनाते हैं, डायग्नोसिस का वो पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड स्टेज की बात करें तो फैस्टिजियम जो पीक स्टेज होती है, यहाँ पर पूरी तरीके से पेशेंट होता है और बिल्कुल पूरी तरीके से कन्फाइन हो जाता है, बेड पे रिटर्न रहेगा, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम प्रदर्शित करते हैं। स्पेसिफिक साइन सिम्टम बाद में इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, यहाँ पर मेड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उसके बाद में फोर्थ स्टेज पढ़ी थी अपन ने डेफरवेसेंस। डेफरवेसेंस में अपन ने देखा है कि यहाँ पर रिकवरी होती है वो होने लग जाती है, लेकिन स्लो रिकवरी होती है। फिफ्थ स्टेज में अपन ने पढ़ा है कन्वालेसेंस। कन्वालेसेंस में क्या होता है, रिकवरी होती है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, जल्दी जल्दी से पेशेंट होता है वो रिकवर होने लग जाता है, पेशेंट को लगता है मैं शक्तिमान बनने जा रहा हूं, तो वहां पर क्या करता है वो ड्रग को अवॉइड करने लग जाता है, ड्रग लेना बंद कर देता है। तो ड्रग के मैक्सिमम एडरेंस के चांसेस देखने को मिलता है। वो फिफ्थ सिक्स्थ स्टेज में क्या था, डिफेक्शन था, और डिफेक्शन में क्या देखने को मिला है जिसमें पर्सन है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है, रिकवरी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, पर्सन वापस से पहले के जैसा हेल्थी हो चुका है। तो यहाँ पर एक्चुअल में शक्तिमान बन जाता है वापस से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंडों तक इसको शेयर कर दे ताकि आने वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम है कॉम्पिटिटिव उनमें सभी को इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ, नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने आग की तरह फैला दीजिए। आप अपना काम करते जाइए, हम अपना काम करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से उठाए जाते हैं, और आपको एक एक क्वेश्चन बाय थ्योरी के साथ साथ में आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन डील कराए जा रहे हैं। हर वो क्वेश्चन बताया जा रहा है जो CHO या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आता है, और आने की जो प्रोबेबिलिटी रखते हैं हर वो क्वेश्चन यहाँ से डील कराया जाएगा कि जाकर के आप चार ऑप्शन देख करके उसमें आसानी से आप अपना करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है वो सभी पूरी तरीके से यहाँ डील कराया जा रहा है। तो इसीलिए कोई भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी है, बिना क्लास को स्किप करे वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यहाँ से नॉलेज गेन कर सके। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल।